हम देखेंगे कि इंडिया ओपन इकोनॉमी कैसे बना और क्यों हम दुनिया भर में एक बेहतरीन इकोनॉमी के तौर पे आज अपना झंडा गाड़ने में सफल रहे। हालांकि इसके पीछे एक बहुत बड़ी और रोचक कहानी है। आज मैं उस कहानी को आपको बताना चाहता हूँ। तो इंडिया क्यों एक ओपन इकोनॉमी बना, ये कोई एक्सीडेंट नहीं था और ना ही कोई साजिश थी। ये कुछ इवेंट्स ऐसे हुए जिनके टर्न होने पे, जिनके घटित होने पे हमारे देश को कुछ ऐसे डिसीजन लेने पड़े जो हमारी भविष्य की चिंता बढ़ा भी सकते थे, हमारी भविष्य की चिंता कम भी कर सकते थे। पूरी तरह से एक तरह की ऐसी अनसर्टन सिचुएशन थी कि हमें उस डिसीजन को लेना होगा, तो उसे ले लिया गया। तो हम देखते हैं कि किस तरह से ये डिसीजंस फॉर्म आउट हुए। तो जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने यहाँ पे मुझे दो देशों को कंपेयर करना था पहले। तो 1991 में दो, मतलब 90 के दशक में दो ऐसे देश थे जो लिबरल हो गए। लिबरल का मेरा मतलब है कि वो एक ओपन इकोनॉमी में चले गए, ओपन इकोनॉमी में चले गए। 91 से पहले, बिफोर 1991 वी आर अ क्लोज इकोनॉमी। बेसिकली हम लोग बहुत ज़्यादा लोगों से ट्रेड नहीं करते थे। हम बेसिकली तभी ट्रेड करते जब हमें कोई बहुत ज़रूरत की चीज़ लगती, नेसेसिटी लगती, तभी हम ट्रेड करते। अदरवाइज़ हम लोग ट्रेड नहीं करते थे। सारी चीज़ें अपने ही देश में उगाते और अपने ही देश में हम लोग उसे कंज्यूम करने की कोशिश करते। इसे ही करते करते सोशलिस्ट ये वर्ड ऐड किया गया हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिस्ट वर्ड को ऐड किया गया। ये वर्ड हमें बताता है कि हम बेसिकली ऐसे लोग हैं जो एक सोसाइटी को फॉर्म करते हैं। वो सोसाइटी उन प्रोड्यूस को फॉर्म करती है जो हमारे लोगों को चाहिए और उसे हम कंज्यूम कर लेते हैं। हम बाहर से बहुत नेसेसरी चीज़ें ही मंगाते हैं। एक अच्छी इकोनॉमी बनाएंगे। इसी सोशलिस्ट वर्ड का ये इकोनॉमिक पहलू है। इसके राजनीतिक पहलू के बारे में मैं यहाँ पे चर्चा करने के लिए इतना स्किलफुल नहीं हूँ। मैं सिर्फ इकोनॉमिक पहलू देख सकता हूँ। हालांकि जब हमें ये बात बताई जाती है कि देखिए चाइना बहुत आगे चला गया, इंडिया और चाइना एक ही वक्त में आसपास लिबरलाइज हुए थे, सब फ्री ट्रेड में बिलीव कर रहे थे, पर चाइना दुनिया की तीसरी लगभग बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है, पर हम अब तक नहीं है। तो इसके बारे में लोगों को एक बात सोचनी चाहिए। मैंने जानबूझ के यहाँ पे इंडिया को दर्शाने के लिए इस बच्चे का एग्जाम्पल लिया है और चाइना को दर्शाने के लिए इस चाइनीज़ वॉल का एग्जाम्पल लिया है। देखिए, आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि इंडिया ने जब डिसीजन लिया तब वो एक ऐसी सरकार ने लिया जिसे इंडियन लोगों ने चुन के दिया था। तो उस डिसीजन को इंडिया के लोगों ने ही लिया था। जबकि चाइना लिबरलाइज जब हुआ, जो फ्री ट्रेड में वो चला गया, वो डिसीजन उनकी एक पार्टी सीसीपी ने लिया था। इससे पहले और इसके बाद भी आज भी चाइना में बड़े डिसीजन लोग नहीं लेते हैं, उनकी पार्टी लेती है। तो हमारे और उनके डिसीजन में बहुत फ़र्क है। हमारा डिसीजन लोगों का डिसीजन था, चाइना का डिसीजन एक पार्टी का डिसीजन हुआ करता था। ये इसका इकोनॉमिक पहलू और पॉलिटिकल पहलू है। इसके आगे हमें इसमें नहीं जाना है। हमें बस बात में बने रहना है कि क्या ऐसे इवेंट थे जिनसे इन बातों का स्पष्टीकरण हो कि ये एक फ्री ट्रेड जो था वो कोई एक्सीडेंट नहीं था, ना ही ये कोई अचानक की गई चीज़ थी। तो आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं कि उस वक्त 1991 में हमारी पॉलिटिकल स्थिति क्या थी। तो हमारे प्रधान थे श्री नरसिम्हा राव। इफ़ आई एम रॉन्ग विथ स्पेलिंग, मैं फिर से यहाँ पे लिखता हूँ, श्री नरसिम्हा राव। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। उस वक्त की सरकार, उस वक्त की जो एक हम कह सकते हैं कांग्रेस की ही सरकारें आती थी। हमें पक्ष पे नहीं जाना है, पक्ष तो दूसरा भी हो सकता था, परंतु ये सारी सरकारें जो उस वक्त तक बनी भारत में, उन सारी सरकारों का हमेशा
झुकाव रहा एक ऐसी इकोनॉमी जहाँ पे लाइसेंस हो, मतलब हर चीज़ का एक लाइसेंस होता था। कुछ भी आपको करना है, आपको बिजनेस खोलना है, लाइसेंस, आपको कोई सरकारी ठेका उठाना है, लाइसेंस, आपको एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलना है, एजुकेशन देना है लोगों को। आज मैं जो आपके साथ ये बात कर रहा हूँ यूट्यूब पे, इसे खोलने के लिए भी शायद अगर उस वक्त इंटरनेट होता, इंडियन गवर्नमेंट लाइसेंस इशू करती, और बहुत थोड़े लोगों को लाइसेंस मिलता था, सबको बिल्कुल लाइसेंस नहीं मिलता। और क्यों थोड़े लोगों को मिलता, उसका जो एक लॉजिक दिया जाता था कि अगर पैसे पे या प्रॉफिट की वजह से सब लोग, अगर प्रॉफिट मिलता है तो सब लोग कोशिश करेंगे किसी एक बिजनेस में जाने की, और बाकी बिजनेसेस डेवलप नहीं होंगे, तो एज ए नेशन हम डेवलप नहीं होंगे। ठीक संज्ञा थी, पर ये तब तक ठीक है जब आप एक ऐसे नेशन में रहते हो जहाँ के लोग जो डिमांड कर रहे हैं वो उस नेशन में प्रोड्यूस होता हो, जो कि सच नहीं था। अगर हमारे लोग एक वॉच खरीदने चाहते हैं, वॉच, एक घड़ी, हाथ में पहनने वाली घड़ी, तो वो हमारे देश में नहीं बनती थी, एक कंपनी थी सिर्फ, वो आप उसका नाम पता है आपको, आप HMT नाम है उसका, HMT, मैं कहाँ लिखूँ उसे, यहाँ लिखता हूँ सर, HMT एक ही कंपनी थी जो घड़ी बनाती थी। शादियों में वो घड़ियाँ दहेज के रूप में दी जाती थी, इतनी ज़्यादा कीमती थी वो घड़ियाँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेयर थी वो घड़ियाँ, बनती नहीं थी हमारे देश में। तो उसी वजह से एन नरसिम्हा राव, सो सॉरी, मेरे चीज़ें में जो लिख रहा हूँ वो सामने आ गया, 5 मिनट, मैं जो लिख रहा हूँ वो सामने आ गया। आई विल रिस्पेक्ट मिस्टर नरसिम्हा राव, बट हम सारा इल्ज़ाम उन पे नहीं डालेंगे। तो हम सारा इल्ज़ाम उन पे तो नहीं डालेंगे, क्योंकि उस वक्त की सरकारें ही ऐसी थी। बट उस वक्त की जो सरकार थी, आप ये देख सकते हैं, ये जो रेड टेप है, तो ये रेड टेप होता था जो इंसान को बांधे रखता था। कोई भी बिजनेस आप नहीं कर सकते थे। अब बाहर से अगर कोई चीज़ खरीद के यहाँ पे बेचने जाते हैं तो आपको कई बार 40% तक इंपोर्ट ड्यूटी लगती, कई बार 100% तक इंपोर्ट ड्यूटी लगती। इट्स सो हैसिंग। करेंटली भी ऐसी चीज़ें होती हैं। अगर आपने कभी नाम सुना होगा, ऑफ कोर्स सुना होगा, आपने टेस्ला का नाम सुना होगा। तो टेस्ला ये कंपनी जो है वो कार बनाती है, कार, बहुत बहुत महंगी कार। मैं जो अभी 2 कार्स आपको दिखा रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं इंडिया में आपने देखी होगी। एक कार को आप जानते हो जो बेसिकली यहाँ पे है, ठीक है। इस कार को शायद आप जानते हो, शायद, मैं शायद कह रहा हूँ क्योंकि डिज़ाइन आपको पता है। तो इंडिया में अभी जो टेस्ला कार है, अगर आप टेस्ला कार खरीदने जाते हो तो टेस्ला कार बहुत महंगी मिलेगी, क्योंकि उस पर लगभग 100% के आसपास इंपोर्ट ड्यूटी लगाई गई है। तो 35 लाख की टेस्ला आपको इंडिया में 70 लाख की मिलेगी। और यही चीज़ बिफोर दैट 1991 हर कार पे होती थी। तो मज़ेदार बात थी कि ये जो कार आप देख रहे हो, जानते हो, पहचानते हो सब लोग, इसे लोग एम्बेसडर कहते हैं। इसका असली नाम, या अगर मैं सही कहूँ तो इसके डिज़ाइन का असली नाम, जो डिज़ाइन आप देख रहे हो, इसका असली नाम मॉरिस ऑक्सफोर्ड है। ये कार 50s की है, ये मॉरिस ऑक्सफोर्ड, ये एक ब्रिटिश कंपनी है। और एम्बेसडर हिंदुस्तान मोटर्स है। ये जो है एक इंडियन कंपनी है, उस वक्त की तो इंडियन ही थी। कुछ इसमें ब्रिटिश इन्वॉल्वमेंट है, ब्रिटिश लोगों का कुछ पैसा इसमें लगा हुआ था, क्योंकि ये कंपनी फॉर्म हुई थी हमारी आज़ादी से पहले। तो ऑफकोर्स कुछ ब्रिटिश लोगों ने इसमें पैसा लगाया हुआ था, पर वो पर्सनल मनी था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का पैसा इसमें नहीं लगा था, कुछ ब्रिटिशर्स का लगा हुआ था। सो मॉरिस ऑक्सफोर्ड जो उस वक्त की सबसे बड़ी और सबसे पावरफुल कंपनी थी कार मेकिंग में, और उसका ये डिज़ाइन बहुत फेमस था। उस डिज़ाइन को लेके हिंदुस्तान मोटर्स ने कोशिश की कि हम इस डिज़ाइन को लॉन्च करेंगे। हाउएवर हमारा देश आज़ाद हो गया 47 में, और 47 में देश आज़ाद होने के बाद इस कंपनी हिंदुस्तान मोटर्स ने ऐसा सोचा, ऐसा उनकी फ़िलॉसफी थी कि अब हम एक आज़ाद देश हैं, वी आर अ फ्री कंट्री, तो हमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए अब अंग्रेज़ों से। और क्योंकि ये एक इंग्लिश कार थी तो इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए था। तो
हिंदुस्तान मोटर्स ने इनके साथ करार तोड़ दिया और अपनी खुद की कार लॉन्च कर दी, जो कि है ये। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि 90 के दशक तक ही नहीं, ये कार ऐसा माना जाता है कि 2003 तक मैन्युफैक्चर हो रही थी। इट्स सो आप क्या कहेंगे इसे, ये 2003 तक कार मैन्युफैक्चर हो रही थी और इसको बेचा जा रहा था। जब इस कंपनी ने अपनी कार बेचना बंद किया, तब भी इस कंपनी का 14% मार्केट, 14% जो एक्चुअल सेल था वो था इंडियन गवर्नमेंट, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट इस कार को खरीदती थी फॉर MLAs, MPs एंड ऑफ कोर्स जो सरकारी बाबू होते हैं, सरकारी बाबू के लिए ये कार खरीदी जाती थी। तो बाबू लोग सब इसी पे आते थे। आगे जाके हम देखते हैं कि ये कार फिर कब आई। जब 1991 में फ्री ट्रेड शुरू हुआ तो ये कार हमें मिली, मर्सिडीज 300 SL। ये कार इंडिया में लॉन्च हुई थी, कुछ कम लोगों ने खरीदा बट खरीदी थी। तो क्यों हुआ ये 1991 में ये फ्री ट्रेड क्यों हुआ, और क्यों लोगों को लगा कि हमें फ्री ट्रेड करना चाहिए? तो उसका महत्वपूर्ण रीज़न था, या फिर कह सकते हैं एक डोमिनो इफेक्ट। एक घटना की वजह से दूसरी घटना, दूसरी की वजह से तीसरी घटना, चौथी घटना। तो जो पहला घटना जो हुई थी वो थी ये, और इसी से सारी कहानी शुरू हो जाती है। तो घटना हुई थी सद्दाम हुसैन, जो ऑफ कोर्स यू ऑल नो दैट इराक के उस वक्त के सबसे बड़े, और जब तक इनका सत्ता उखाड़ी नहीं गई मिस्टर वेल नोन मिस्टर सैम अंकल से, यानी मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति जी से इनकी सत्ता उखाड़ी नहीं गई, तब तक ये इराक के सबसे पावरफुल पर्सन थे। और ये जो इराक के सबसे पावरफुल पर्सन थे, इन्होंने इन्वेजन किया था 1990 में, बिफोर 1 year बिफोर द एक्चुअल लिबरलाइजेशन हैपन। 1990 में इन्होंने कुवैत पे इन्वेजन कर दिया। इन्होंने इन्वेड कर दिया कुवैत को, और कुवैत को इराक का 19 प्रोविंस, मतलब एक 19वां राज्य बना दिया। जैसे भारत में राज्य है महाराष्ट्र, गुजरात वगैरह, तो कुवैत को डिक्लेयर कर दिया कि ये हमारा 19वां राज्य है। एक अच्छी खासी कंट्री को अपना राज्य घोषित कर दिया। कैसे? उन्होंने वहाँ पे एक तरह से इन्वेजन किया था, युद्ध किया था। युद्ध में ऑफ कोर्स सद्दाम हुसैन जीत गए थे उस वक्त की युद्ध की परिस्थिति के अनुसार। हालांकि बाद में इराक को बहुत नुकसान हुआ, जिससे हम नहीं कह सकते कि युद्ध में एक्चुअली वो जीते थे। पर इराक में उन्होंने क्या किया, या कुवैत में उन्होंने क्या किया, तेल के कुएं जो थे, ऑयल रिग्स, ऑयल वेल्स जो थी, सारी की सारी जला दी। तो आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, ये तेल के कुएं जो है जलाए जा रहे हैं, इन्हें लूटा जा रहा है। और सद्दाम हुसैन जो है, ये छोटा सा देश है कुवैत, इसे लूट रहे हैं। यहाँ जो छोटा सा पिन पॉइंट देश आप देख रहे हैं, ये कुवैत है। इसे सद्दाम हुसैन के कहने पे इनकी ऑयल के वो वेल्स जो थे, जो कुएं थे, उनमें आग लगा दी गई। ये कुएं में आग जो है आप देख सकते हो, ये जो आग है लग रही है, आप देख सकते हो। इसकी वजह से भारी संकट पैदा हो गया ऑयल का। ऑयल जो एनर्जी सोर्स है, आज भी ऑयल की बहुत मांग है। ऑयल की जो मांग है वो कम नहीं हो रही है। बट ये वो वक्त था जब बहुत ज़्यादा एक तरह के इकोनॉमिक सैंक्शंस भी लगाने के बाद इराक नहीं रुक रहा था। अगर आपको मैं क्लोजली दिखाऊं तो इवन इंडिया, जो इराक का सबसे बड़ा हितैषी, और फ्रांस जो इराक का सबसे बड़ा हितैषी माना जाता था उस वक्त का, यहाँ तक कि हमारे देश ने भी, हम दोनों देशों ने भी इसका कंडेम किया था और कहा था इसे प्लीज़ आप रोक दीजिए, कुवैत में आप ये काम मत कीजिए, नहीं तो इकोनॉमी ढह जाएगी, इसका नुकसान हम दोनों को भी होगा। और ये सच हुआ, इसका नुकसान हुआ। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, मैं एक छोटा सा ग्राफ जो है ओपन करके लाया हूँ। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये 1990 का, 1994, ये दो आप देख सकते हैं। ये ऑयल एंड गैस के प्राइजेस जो थे, कंबाइंड प्राइजेस हैं, ऑयल के प्राइजेस हैं बेसिकली। तो ऑयल के प्राइजेस घनाघाती ऊपर चढ़ गए थे, घनाघाती ऊपर। ये 1991 है। थिंक अबाउट इट, 1998 उसके आगे 2000 तक, अप टू 2000, 1998, 1991 टू 2000,
10 सालों में सबसे ज़्यादा प्राइजेस यहाँ पे थे, ये हाईएस्ट पीक है, ये कभी नहीं पहुँचा अगले 10 सालों तक। मतलब ये बहुत बड़े प्राइजेस है, इसे आप सिर्फ इन्फ्लेशन नहीं कह सकते, हाइपर इन्फ्लेशन हो गया था ये नॉर्मल इन्फ्लेशन नहीं था, ये वॉर की वजह से हुआ था। और हमारा देश बहुत ज़्यादा इसकी वजह से हमारे देश को नुकसान हुआ था। हमारी फॉरेन रिजर्व्स ख़त्म हो गए थे क्योंकि हमारे पास ऑयल नहीं था, हम ऑयल कहाँ से खरीदे, ये फर्स्ट एंड लास्ट सोर्स था। उस वक्त रशिया में इतना ऑयल नहीं हुआ करता था, रशिया ने बाद में अपने ऑयल के कुएँ लोगों के लिए खोले। रशिया और अमेरिका हालांकि बहुत बड़े नेशन थे, पर इन्होंने अपने ऑयल के कुएँ बहुत जल्दी नहीं खोले, उनके पास था ऑयल पर ये दे नहीं रहे थे किसी को। ये जो नेशन था यही था जो ऑयल की ट्रेडिंग करता था और कमाता था, वो था कुवैत। और बहुत भारी इन्फ्लेशन हो गया, कुवैत और इराक दोनों जगह से ऑयल ज़्यादा नहीं निकल रहा था क्योंकि युद्ध में थे ये दोनों थे। फिर मौका आया और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब और हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर साहब, आप कह सकते 2010 के आसपास के, इन्होंने कोशिश की, प्राइम मिनिस्टर साहब ने, कि आप प्लीज़ इसे दुरुस्त करवाइए। मुझे नहीं लगता आपको इनका नाम बताने की कोई ज़रूरत है, ये हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है और उस वक्त के वित्त मंत्री थे। इन्हें इंडिया का कैलकुलेटर कहा जाता था, एक प्यार से कहा जाता था कि ये बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, बहुत जल्दी बहुत गंभीर प्रश्नों का उत्तर इनके पास हुआ करता था। उस वक्त इनके कहने पे और सलाह पे, और जो आपको बाकी एक टीम दिख रही है उनकी सलाह पे, एक गठबंधन किया गया और जाया गया IMF में। IMF क्या है, शॉर्ट में बताता हूँ, बहुत शॉर्ट में, IMF एक तरह का बैंक ही है, ठीक है। ये एक तरह का बैंक है, बट ये सिर्फ बैंक नहीं है, ये जब लोन देता है इसकी शर्तें बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती हैं। IMF ने लोन देना तय किया कि हाँ, हम कैलकुलेटर साहब जो है हम लोन देते हैं। हाउएवर अभी देखते हैं कि एक्चुअली इससे हमें नुकसान क्या हुआ। तो अच्छा खासा नुकसान हमें इसकी वजह से सहना पड़ा। तो पहला नुकसान जो आप इस चित्र में देख रहे हैं, तो ये USA वाले भाई साहब हैं और ये इंडिया वाले भाई साहब। तो जब USA इंडिया के लिए क्या ला रहा था और इंडिया क्या दे रहा था, इंडिया दे रहा था कैटल मतलब पशुधन, गेहूँ दे रहा था, स्टील दे रहा था। इंडिया से स्टील बाहर जाता था, ज़्यादातर स्टील कंपनियां जो थी वो इंडिया से ही बाहर जाती थी। तो इंडिया इतना सब कुछ इस नेशन को दे रहा था, इन बाहरी नेशंस को दे रहा था, पर इसके बदले में इंडिया को क्या मिलता था? तो इंडिया को मिलता था सर वॉर, क्रैपी टीवीज़, मतलब जो टेलीविज़न्स थे हमारे पास नहीं बनते थे, ओबेसिटी। और टेलीविज़न से हुआ क्या, ज़्यादातर विकास हुआ, बहुत अच्छा विकास हुआ, पर साथ में कुछ बुरी चीज़ें भी हमारे देश में प्रमोट हुई। ओबेसिटी मतलब फास्ट फूड चेन्स जो थी ज़्यादातर इन बाहरी देशों से आई। यहाँ USA एक सिंबॉलिक जेस्चर है, हालांकि सारे देशों ने यही किया इंडिया में। और क्रैपी हेल्थ सिस्टम, बहुत ख़राब हेल्थ सिस्टम वहाँ से आया। मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ? मैं मेडिसिन के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि इंडिया में मेडिसिन अब नहीं बनती थी इतनी ज़्यादा। आज हालांकि इंडिया मेडिसिन में सबसे बढ़िया इंडिया मेडिसिन में है। जब हम क्रैपी कहते हैं, क्रैपी का मतलब ज़्यादातर ऐसी मेडिसिन जो US में आप कह सकते हो बैन थी, तब भी वो इंडिया में बेची जाती थी उस वक्त। साथ में हम क्या कह सकते हैं, क्या चीज़ें अच्छी हुई, चीज़ें जो अच्छी उसमें आप कह सकते हैं इंडिया को एक्सेस मिला बाहरी देशों से, तो हमें भी एक्सेस मिला, हमें भी पहले एक्सेस नहीं था। लाइसेंसिंग कम हुआ, इंडिया में लाइसेंसिंग कम हुआ क्योंकि बाहरी देश हमारे यहाँ बिजनेस कर रहे थे, इंडिया में भी लाइसेंस कम हुआ। एडवर्टाइजर्स के लिए हम हब बन गए, टीवी हर एक का चॉइस बन गया, और टीवी के साथ स्पोर्ट्स और इन चीज़ों का भी विकास हुआ क्योंकि ज़्यादातर टीवी के ज़रिए ही स्पोर्ट्स बाहरी देश हमें जान पाए स्पोर्ट्स के बारे में। देन इंटरनेट जो था इंडिया में बाद में आया हालांकि, बट ग्लोबलाइजेशन से इसकी शुरुआत हुई इंटरनेट की वजह से हम लोग अभी ग्लोबल चीज़ें खरीद सकते हैं और बेच भी सकते हैं ग्लोबली। तो इंटरनेट एक बहुत बढ़िया चीज़ रही जो
मोस्ट ऑफ द जो चीज़ें थी वो आज या कल हो ही जाती थी। इंटरनेट शायद बहुत लेट आता अगर हम ग्लोबली नहीं चाहते तो। जिन भी देशों में आप देखो ग्लोबल व्यापार वहाँ के सिटीजन सीधे सीधे नहीं कर सकते, उन देशों में इंटरनेट इतना ज़्यादा अच्छे से नहीं काम करता है। चाइना की बात छोड़ दीजिए, चाइना में इंटरनेट बहुत अच्छा है, बस रिस्ट्रिक्टेड है। मैं उन देशों की बात कर रहा हूँ जहाँ इंटरनेट है ही नहीं। तो जैसे इसमें कोरियन देश आता है, साउथ कोरिया आता है, नॉर्थ कोरिया आता है। नॉर्थ कोरिया में इंटरनेट लगभग बहुत कम अवेलेबिलिटी है इंटरनेट की नॉर्थ कोरिया में। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये चेंजेस हुए, और इन चेंजेस की वजह से हमारी जो देश था उसने चूज़ किया कि वो लिबरल रहेगा, वो अपने मूल्यों से बना रहेगा, बट व्यापार भी करेगा। और थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सर।